नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग अपना अभी तक 50% सिलेबस ख़त्म कर लिया है। और आप सबका जो है मेंस एग्जामिनेशन की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो भी हो चुकी है, यानी कि अब आपका पेपर बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है कि अप्रैल लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का पेपर हो जाए। तो आप लोग अपनी जब तैयारी करिए एकदम फोकस कर लीजिए और यही मान के करिए कि आपका अप्रैल लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा। ये वीडियो तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे आज का ये जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता एवं राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। इसके बाद हम अभी अपने चैनल पे एक वीडियो और अपलोड करने वाले हैं अपने उन साथियों के लिए जो एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आगे आप लोगों को क्या करना है, किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, टेस्ट कब देना है, सारी चीज़ों पे एक बेहतरीन वीडियो आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो फाइनली आप वैसे भी आप लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोग बहुत जुझारू हैं, आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई करते चलिए। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपका सिलेबस बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे हम। बहुत जल्द का मतलब है क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है हम सोच रहे हैं कि ये वाला आपका प्रयास करेंगे कि 10 मार्च तक ख़त्म हो जाए, और आगे के जो 4-5 दिन होंगे उसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग सलाह दीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट और आप लोगों को पढ़ा देंगे, पूरा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको क्या कैसे पढ़ना है वो हम अभी अगले आने वाली क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग जैव विविधता का संरक्षण पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने ये चार्ट आपको दिखाया था कि जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियाँ होती हैं, एक स्वस्थानीय संरक्षण और एक बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है कि किसी जो कोई जीव है, कोई उसकी जीव है, कोई प्रजाति है, तो उसको उसके प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक आवास का क्या मतलब है, जहाँ पे वो रह रही है उसके प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षित करना, तो वो स्वास्थानीय संरक्षण। स्व मतलब अपने, स्थान मतलब अपने। ठीक है, अपने ही घर में जब संरक्षित हो जाएगा तो स्वास्थान संरक्षण। बाह्य स्थान संरक्षण का मतलब होता है कि उसके घर जैसा माहौल कहीं और बना देना, उसको घर जैसा माहौल कहीं और बना देना और वहाँ पे उसको संरक्षण देना, तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य स्थान संरक्षण। जैसे अब आप अपने घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए स्वास्थान पे हैं, और इलाहाबाद दिल्ली कहीं बाहर रह के कमरा लेके पढ़ाई रह रहे हैं, तो आप कहाँ रह रहे हैं, बाह्य स्थान। तो इस बाहर संरक्षण होगा तो बाह्य स्थान, स्वास्थान। फिर हमने दिखाया था कि बताया था कि क्या क्या विधियाँ, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कोई क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जा रहा है, उसको जैवमंडल रिजर्व घोषित कर दिया जा रहा है, उसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो पूरा एरिया ही संरक्षित हो जा रहा है। लेकिन बाह्य स्थान संरक्षण में क्या होता है, जैसे बीज बैंक, किसी चीज़ के बीज को संरक्षित कर दिया गया कि फ्यूचर में जो है ये प्रजाति, इसका बीज जो है पड़ा रहेगा। जीन बैंक ऐसे ही, मतलब आनुवांशिक सामग्री को जो संचित कर दिया जाता है कहीं किसी लैब में, तो वो जीन बैंक हो जाता है। वहाँ पे आनुवांशिक सामग्री संचित कर दी जाती है कि भविष्य में यदि ये प्रजाति विलुप्त होती है और अन्य रिसर्च कार्ड से उसका यूज किया जाता है, मतलब ये उसके स्थान में संरक्षित नहीं हो रहा है जहाँ उसका प्राकृतिक आवास है, ये किसी बाहर लैब में जो है इन चीज़ों को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, ठीक है, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले आवास हैं। कृत्रिम रूप से इन आवासों को बनाया जाता है और यहाँ पर जो है बाहर से जो है जीव जंतु प्रजातियाँ ला करके यहाँ पे रखी जाती है और उनको संरक्षित किया जाता है। ये सब बाह्य स्थान संरक्षण में है। इन सब की प्रॉपर चर्चा हम लोग कर चुके थे, वो तो थोड़ा टॉपिक से लिंक करने के लिए कि आप लोग समझ जाएं कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसलिए हम इसको फिर से बता दिए। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे राष्ट्रीय उद्यान पे, वन्य जीव अभ्यारण्य पे और जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे, इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान आखिरकार होता क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, और हमारा जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, ये होते क्या हैं। हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी जितने आते हैं हम एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताते हैं। देखिए, चाहे हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, चाहे हम बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की, और चाहे बात करें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की, सब कुछ ये आरक्षित क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि पूरे बड़े से क्षेत्र को, बड़ा सा एक क्षेत्र होता है उसको पूरा आरक्षित कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे जीवों की, प्रजातियों की, या फिर उस पूरे इकोसिस्टम को जो है संरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई बाहरी क्रियाकलाप नहीं होगा। कुछ रूल रेगुलेशन एक्ट होते हैं, उनके तहत यहाँ पे कितनी क्रियाएं हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकता, उसके आधार पे इन तीनों में अंतर होता है। ठीक है, तो पहले हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को समझ लेते हैं। समझ लेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे लिखते हैं थोड़ा से। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है, आज की क्लास में यही एक समझने वाला पॉइंट है, बाकी तो सारे आपके फैक्ट्स हैं। और एक होता है जैवमंडल रिजर्व। पहले हम
सॉरी, एक होता है वन्य जीव अभयारण्य। पहले हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, इनको हम समझेंगे कि ये होते क्या हैं। देखो ये दोनों जो हैं, इनको जो है, इनका गठन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1972 था, उसी के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की भी घोषणा की जाती है कि ये क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान बनेगा, उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, वो सब इसी से मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी वही जो है प्रावधान लगते हैं, मतलब वहीं से शक्तियाँ मिलती हैं इस किसी राज्य को कि किसी क्षेत्र को कब जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाएगा, घोषित करने के बाद वहाँ कौन से नियम कानून लगेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई समृद्ध जैव विविधता वाला देश है, कोई एक बड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ की जैव विविधता बहुत समृद्ध है, जैव विविधता बहुत समृद्ध है। कई जैव विविधता समृद्ध का क्या मतलब है कि पादपों की और जीव जंतुओं की बहुत सारी यहाँ पे प्रजातियाँ पाई जा रही हैं इस इकोसिस्टम में, ठीक है। और उन सब प्रजातियों का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लगा कि यार यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी जो प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में इनके ऊपर खतरा आ सकता है, या फिर इनके ऊपर खतरा आ चुका है। कुल मिला के सरकार को या फिर गवर्नमेंट को ये आभास होता है कि इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है, जो इस क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियां हैं इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य या फिर वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया। पहले तो दोनों की ओवरऑल समझिए कि क्या होता है, उसके बाद दोनों में हम अंतर बता देंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यानी कि किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक इकोसिस्टम में, जैव विविधता वाला प्राकृतिक इकोसिस्टम का क्या मतलब है, मतलब कि वहाँ पे जीव जंतुओं की कई सारी प्रजातियाँ रहती हैं, ठीक है। और उनका जो है बहुत महत्व भी होता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को यदि लग रहा है कि इनका संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है, तो क्या करती है सरकार कि उनको राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा देती है। अब दोनों में कुछ अंतर होते हैं। जैसे जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, यहाँ पे संपूर्ण किसी भी रूप में राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, नेशनल पार्क जैसे किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है, तो उस क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता संरक्षित हो जाती है। क्या होती है, संपूर्ण जैव विविधता, यानी कि यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही संरक्षित हो जाता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही संरक्षित हो जाता है। और यहाँ पे मानव की किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाती हैं। पशुचारण नहीं कर सकते, मतलब जानवरों को, जैसे जो पालतू जानवर होते हैं उनको आप वहाँ चराने के लिए नहीं ले जा सकते, ठीक है। पशुचारण भी नहीं कर सकते, पर्यटन भी यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि पूर्णतः मानव की गतिविधियाँ प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। कोई मानव नहीं जा सकता अंदर, ठीक है। पशुचारण करवाने के लिए नहीं जा सकते आप, ठीक है। अभयारण्य में क्या होता है, अभयारण्य में बेसिक समझिए। अभयारण्य में यहाँ पे जैसे इस क्षेत्र को हमने अभयारण्य घोषित किया, तो यहाँ पे हम संपूर्ण इकोसिस्टम को नहीं संरक्षित करते, संपूर्ण इकोसिस्टम को नहीं संरक्षित करते, तो क्या संरक्षित कर सकते हैं, कुछ सीमित प्रजातियों की। जैसे हम बोलेंगे कि ये प्रजाति एक या एक से अधिक, ठीक है, प्रजातियों को उस क्षेत्र में संरक्षित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम नहीं संरक्षित है, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में, मतलब सीमित प्रतिबंधों के साथ मानव जो होता है वो जा सकता है। पर्यटन भी कुछ समय के लिए यहाँ पे किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस पशु को संरक्षित किया गया है, जैसे मान लीजिए बाघ ये अभयारण्य है, तो बाघ को संरक्षित कर दिया गया है। मान लीजिए बाघ और गेंडा दोनों का अभयारण्य है, दो जानवरों को संरक्षित कर दिया गया, तो इनके संरक्षण पर फोकस किया जाएगा। बाकी चीज़ों में यहाँ पे क्या होता है, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वन उपज होते हैं, यानी कि वन में जो उपज होते हैं, यहाँ की जनजातियाँ इकट्ठा कर सकती हैं, इसमें नहीं इकट्ठा कर सकती, क्योंकि ये तो पूरा एरिया ही, यहाँ की हर एक चीज़ संरक्षित हो जाती है जो राष्ट्रीय उद्यान होता है। जबकि जो वन्य जीव अभयारण्य होता है उसमें जब संरक्षण किया जाता है, उसका नाम ही है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। यानी कि जिसमें वन्य जीव निर्भयता के साथ, अभयता के साथ निर्भय होकर के घूम सकें, वो क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य। और इसमें कुछ ही जीवों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, जिनको संरक्षित किया जाता है उनको संरक्षण मिलता है। बाकी जो वो पूरा एरिया होता है वहाँ पे सीमित मात्रा में सारी गतिविधियाँ जो हैं कुछ रूल रेगुलेशन के साथ जो है चालू रहती हैं। अब आप लोग समझ गए, ठीक है। बेसिक चीज़ यही अंतर है कि अभयारण्य जो होता है वहाँ पे जो प्रजातियों को संरक्षित किया गया है केवल उन्हीं पे ज़्यादा फोकस होता है। राष्ट्रीय उद्यान का सिस्टम जो होता है वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम ही जो है संरक्षित होता है आपका। अब जिनको नहीं समझ में आया वो अभी यहाँ से समझ जाएंगे।
राष्ट्रीय उद्यान का पॉइंट देखिए, इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, यानी कि कोई यहाँ पे रह नहीं सकता है और किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की मंजूरी भी नहीं होती है। मतलब समझिए आप लोग, हमने ऊपर बताया ना कि कुछ नहीं कर सकते, ना तो यहाँ जानवर चरा सकते हो, ना तो यहाँ का जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पे जंगली उत्पादों को इकट्ठा कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है, जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मानवों का बचना प्रतिबंधित होता है। पर्यटन की अनुमति होती है। देखिए, जानवर चरा सकते हो, लकड़ी इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो कोई मानव यहाँ पे बस नहीं सकता, मतलब इस क्षेत्र के अंदर रह नहीं सकता अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब वो अपवाद क्या है वो आपको नहीं याद रखना, इतना आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। बल्कि यहाँ क्या था, यहाँ किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकते और किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है कि पर्यटन की अनुमति होती है, जानवरों को चरा सकते हो और जो वन उत्पाद हैं उनको, जैसे लकड़ी वगैरह है, इनको आप इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इसका गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात इस विशेष शरण स्थली मतलब समझ लीजिए वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा वो क्षेत्र। ठीक है, किसी विशेष प्रकार की शरण स्थली मतलब आवास क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। हमने बताया ना कि अगर इस क्षेत्र को हमने घोषित कर दिया कि ये आपका क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो इस आवास में, इस पूरे क्षेत्र में जितनी भी प्रजातियां रह रही हैं, ठीक है, उन सबका समान रूप से संरक्षण किया जाता है। लेकिन इसका गठन कैसे होता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इसका गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि अगर इस क्षेत्र को घोषित किया गया वन्य जीव अभ्यारण्य, तो क्या होगा कि कुछ विशेष ही जो है प्रजातियां आपकी संरक्षित होंगी, बाकी सारी नहीं होंगी। जिनके संरक्षण पे फोकस किया जाएगा वही यहाँ पे संरक्षित होंगी। यानी कि यह विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। विशिष्ट प्रजाति आधारित यानी कि किसी विशेष जीव के संरक्षण के लिए ये क्षेत्र होते हैं, किसी विशेष जीव के संरक्षण पर आधारित ये क्षेत्र होते हैं। बल्कि ये क्षेत्र क्या है, आपका राष्ट्रीय उद्यान उस इकोसिस्टम की संपूर्ण प्रजातियों को समान रूप से संरक्षित किया जाता है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे इकोसिस्टम बड़ी चीज़ है कि वन्यजीव अभ्यारण्य, आप बोलेंगे सर ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ पे कुछ जीवों को, जैसे मान लीजिए 2 प्रकार के शेर गेंडा को संरक्षित किया गया तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। लेकिन जब पूरे को संरक्षित कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि वहाँ पे पादप की सारी प्रजातियाँ, जैविक अजैविक, तो पूरे इकोसिस्टम को जब संरक्षित कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, नेशनल पार्क बन जाएगा। तो ये बताइए, किसी नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, नहीं। क्योंकि नेशनल पार्क की तो सारी प्रजातियां, अगर नेशनल पार्क को कैसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देंगे, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का मतलब है कि अब इसमें कुछ ही चीज़ों को संरक्षण है। लेकिन जब सारी चीज़ों का संरक्षण है तो कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई अभ्यारण्य है, हमने 2 प्रजातियों को संरक्षित किया था, बाद में हमें लगा कि नहीं यार, इस पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित करना बहुत ही अनिवार्य है, इस पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित करना बहुत ही अनिवार्य है, जिसको हमने वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था। अब यहाँ पे कुछ जीवों को नहीं बल्कि इस इकोसिस्टम के संपूर्ण प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, उस अभ्यारण्य को क्या बना देंगे, उस अभ्यारण्य को हम बना देंगे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो आपको ये बात याद रखना है कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखनी है, इतनी पॉइंट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे हम आपके दिमाग में, वो हमें आशा है कि बन चुकी होगी। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में बेसिक क्या अंतर होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें जो है चीज़ें कम कभी कभी समझ में आती हैं। यहाँ से जो कुछ पॉइंट है इनको याद रखिएगा, कहाँ पे किस चीज़ की अनुमति है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आप फोकस करिएगा। अब हम बात करते हैं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की। तो पहले हम समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। सबसे पहले तो बायोस्फीयर रिजर्व जानिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और ये भी पूरा संरक्षित होता है। बहुत बड़े क्षेत्र को क्या होता है, संरक्षित होता है। अब इसमें क्या होता है, ये इतना बड़ा क्षेत्र होता है ना कि इसको कई सारे जो है जोन में बांटा जाता है, कई सारे जोन में बांटा जाता है। ठीक है, समझते चलिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको घोषित कर दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी विशेषता क्या है पता है, ये जो है, जो आपका राष्ट्रीय पार्क है, जो आपका अभ्यारण्य है, उससे बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। हो सकता है कि किसी राष्ट्रीय पार्क इसके अंदर, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हो सकता है कि एक राष्ट्रीय पार्क हो, ठीक है।
तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ऐसे समझिए कि जैसे जो राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य है ना, उसके बगल के भी क्षेत्र को, उसके बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र को भी संरक्षित कर देना कुछ विशेष कंडीशन के साथ, तो वो बन जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब क्या होती है कंडीशंस, कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, वो हम समझेंगे, वो आप समझेंगे तो आपकी जो क्लियरिटी है कॉन्सेप्चुअल वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिए इस बड़े से क्षेत्र को ना 3 भागों में बांटा जाता है। एक बोला जाता है ट्रांजिशन जोन, जिसे बोला जाता है संक्रमण क्षेत्र, जो जैसे ही हमने इस बड़े क्षेत्र को घोषित किया कि ये आपका पूरा हो गया क्या, बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका जो सबसे बाहरी भाग होगा, ठीक है, अब वो डिसाइड किया जाएगा इसकी घोषणा के समय कि बाहरी भाग कितना है, उसको संक्रमण क्षेत्र बोला जाता है। संक्रमण क्षेत्र की विशेषता क्या होती है कि ये इसका सबसे बाहर का क्षेत्र होता है, ठीक है, ये इसका सबसे बाहर का क्षेत्र होता है, आपको पता ही है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मानव बस्तियाँ यानी कि लोग रह सकते हैं, इस क्षेत्र में लोग रह सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपना मतलब जो भी साधारण मानव क्रियाएं हैं उनको किया जा सकता है। बाहर का क्षेत्र का एकदम साधारण क्षेत्र होता है, आपको समझना है। यहाँ कुछ थोड़े बहुत प्रतिबंध होते हैं, बाकी जनरल सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। अब बहुत बड़े क्षेत्र को हम घोषित कर देंगे तो हर जगह समान प्रतिबंध थोड़ी ना लागू रह सकता है, ठीक है। तो बाहर क्षेत्र में आपको याद रखना है कि लगभग सभी प्रकार की कृषि क्रियाएं यानी कि सभी प्रकार की मानव गतिविधियां लगभग जो है चलती हैं। जैसे आपकी कृषि क्रिया हो गई, फसल उगाना हो गया, और या फिर आपका पर्यटन हो गया, या फिर मनोरंजन हो गया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आउटर जोन में चलती हैं। लेकिन अभी हमने देखा अगर ये नेशनल पार्क होता पूरा बड़ा सा एरिया, तो नेशनल पार्क होता तो यहाँ पे कुछ ना होता। लेकिन अगर वन्य जीव अभ्यारण्य होता ये एरिया, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कुछ सीमित वन्य जीव अभ्यारण्य में भी कुछ सीमित गतिविधियाँ होती हैं। जैसे आप पर्यटन के लिए थोड़ा बहुत जा सकते हैं, पर्यटन के बाद क्या कर सकते थे आप वनोपज इकट्ठा कर सकते थे, और कुछ कंडीशन के साथ यहाँ पे रह भी सकते थे अभ्यारण्य में। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का संक्रमण क्षेत्र है, यहाँ पे हमने बताया लगभग सारी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आता है बफर जोन, उसके बाद अंदर का एरिया बोला जाता है बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है, बफर जोन में होता है या ये है, ये इस क्षेत्र में रिसर्च किया जाता है। क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। एजुकेशन पर्पज से अगर कुछ करना है तो वो कार्य हो सकते हैं, ठीक है। पर्यटन भी होता है, ठीक है, मत्स्य पालन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मत्स्य पालन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी जो कार्य हो रहे हैं, जैसे हम रिसर्च के लिए जा रहे हैं, जैसे हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे हम पर्यटन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी करेंगे, बल्कि ये पूर्णतः नियंत्रित और प्रतिबंधित होते हैं। यानी कि डिसाइड किया जाएगा, जो अथॉरिटी होंगी वो डिसाइड करेंगी कि आप कितनी मात्रा में, यानी कि कैसे अपनी रिसर्च को, अपने एजुकेशन को कर सकते हो, कितनी मात्रा में। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन रिसर्च करने के लिए किसी जियो को मार दे रहे हो फिर रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपको बताती हैं कि ये काम आप कर सकते हो। तो रूल रेगुलेशन के साथ बफर जोन में रिसर्च का कार्य होता है, एजुकेशन और टूरिज्म का कार्य हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र, जिसको बोला जाता है कोर जोन, क्रोड एरिया। कोर जोन क्या है, ये सबसे अधिक संरक्षित केंद्र होता है, ठीक है। समझिए कि जैसे आपके राष्ट्रीय, हो सकता है कि ये कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो, ठीक है, हो सकता है ये कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो। यानी कि जैसे आपका नेशनल पार्क होता है ना, एकदम प्रतिबंधित, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वैसे होता है क्रोड जोन। और बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बीचों बीच में क्रोड जोन में कोई ना कोई नेशनल पार्क रहता भी है, किसी न किसी नेशनल पार्क की घोषणा की जा चुकी रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सरकारी अधिकारियों को छोड़कर सभी का प्रवेश वर्जित होता है। यह राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संपूर्ण पूरी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है जो उस क्षेत्र की होती हैं इस क्षेत्र में। तो अब आपको समझ में आया बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, एक उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, हमें इसको संरक्षित करना है। फिर हमें याद आया कि यार इसके चारों ओर ना, जैसे एक पहले राजा क्या होते थे, ये किला होता था, किले के चारों ओर एक दीवार बना देते थे कि पहले दुश्मन आएगा तो हम यहाँ से उसको रोकेंगे। एक उसके बाहर भी अपने साम्राज्य के चारों ओर यहाँ पे एक घेरा लगा देते थे ना, कि यहाँ से जो बचेगा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। वैसे समझिए कोई नेशनल पार्क है, यानी कि नेशनल पार्क है या नहीं भी है, लेकिन हमें इसको संरक्षित करना है बहुत अच्छे तरीके से, संरक्षित करना है बहुत अच्छे तरीके से, कि ये क्षेत्र हमारा संरक्षित होना चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं होंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाली जो जैव विविधता है उसको संरक्षण की आवश्यकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे, उसके चारों ओर एक बफर जोन बना देंगे, उसके चारों ओर एक बफर जोन बना देंगे। कहेंगे कि अच्छा रिसर्च के लिए आपको आना है, अच्छा एजुकेशन के लिए आप यहाँ मत जाइए, यहाँ तो आप नहीं जा सकते, इस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते। एजुकेशन रिसर्च करनी है, इसके चारों ओर रह के आप कर लीजिए, एजुकेशन रिसर्च इसके चारों ओर रह के कर लीजिए। ये होता है क्रोड जोन, ठीक है। अब एजुकेशन रिसर्च यहाँ पे हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन
यहाँ पे भी संरक्षण है, तो हम कहेंगे कि यहाँ भी आ जाता है। इसके चारों ओर भी एक छोटा सा एरिया हम संरक्षित कर देते हैं, जहाँ पे भी कुछ रूल रेगुलेशन हम चलाएंगे। जैसे किसी को पर्यटन करने आना है, घूमने आना है, ठीक है, घूमने तो बहरहाल इसमें भी आ जा सकते हैं, क्रोड जोन में टूरिज्म में भी है, उसके चारों ओर भी एक और क्षेत्र घोषित कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा अवरुद्ध रहे चीज़ें कुछ नियम कानून के साथ। वहाँ पे भी मानव बस्तियाँ बना दी जाती है, कृषि हो सकती है और आपका मनोरंजन की क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने जयमंडल आगार जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। बस इतना ही याद रखना है कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें भी संरक्षण होता है, लेकिन इसमें स्टेप वाइज चीज़ों रूल रेगुलेशन रहते हैं, यानी कि इसको कई स्ट्रक्चर्स में तीन बेसिकली आपके तीन जो है जोनों में बांट दिया जाता है और हर जोन के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्रोड जोन होता है जो कि लगभग आपके नेशनल पार्क के जैसे होता है। नेशनल पार्क वाले नियम रेगुलेशन यहाँ पे लागू होते हैं और 90% पॉसिबिलिटी है कि ये कोई नेशनल पार्क ही होता है। उसके चारों ओर का क्षेत्र बफर जोन होता है। बफर जोन में क्या क्या होता है, रिसर्च, टूरिज्म, एजुकेशन। उसके बाहर ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे कृषि हो सकती है, आवास हो सकते हैं और मनोरंजन क्रियाएं हो सकती हैं। ये हो गया ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो हमें आशा है कि अब आप तीनों चीज़ों को समझ चुके होंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान कोई क्षेत्र है जहाँ की संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षित कर दिया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य कोई क्षेत्र है जहाँ पे कुछ जीवों या कुछ जीवों की प्रजातियों को संरक्षित कर दिया गया है। जयमंडल स्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, इन दोनों की तुलना में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और उसको जो है 3 जोन में बांट दिया जाता है। हर जोन के लिए अलग अलग नियम कानून लगते हैं, किस जोन में कितने सीमित क्रियाएं जो हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। अब हमें आशा है कि ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि राज्य भर पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लिखे हैं जरूरी नहीं है नेशनल पार्क है, यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्यों की भी लिस्ट इसी साथ में दे दी है। अलग अलग तो पूछता नहीं है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। पूछता भी है तो ये पूछता है कि इस प्राकृतिक आवास में यानी कि इस क्षेत्र में किस जीव को संरक्षण किया जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि आपके अंशी नेशनल पार्क में किस जीव पे फोकस है, या फिर आपके पूछ लिया गया कि महुआ, अब जैसे महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, ये भेड़िया अभ्यारण्य है, लेकिन हमने इसके लास्ट में लिखा नहीं है कि वो वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर आपका नेशनल पार्क है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन आता है ना तो आपसे इतना पूछेगा कि बंदी नेशनल पार्क, वो खुद ही क्वेश्चन में दे देता है कि बंदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है। वो बस आपसे ये पूछता है कि स्टेट कहाँ है, तो हमने इसको लिख दिया है। आप एज इट इज़ रट लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रटना है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा अभ्यारण्य है, आपसे ये पूछेगा कि ये है कहाँ, ठीक है। कांगेर घाटी है कहाँ, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, राजा जी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, आपसे इतना पूछेगा। तो हमने अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्यों की सूची यहाँ पे बनाई गई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसको रट डालना है और हाँ, रटने में भी हम आपकी सहायता करेंगे। हमें पता है ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टॉपिक है। अभी हम क्लास में आपको कंटेंट दे रहे हैं, बढ़िया से समझा दे रहे हैं। बाकी 1 2 2 3 3 4 4 स्टेट्स की हम ट्रिक्स बना देंगे आज से ही या कल से। ट्रिक्स बना करके अपलोड कर देंगे चैनल पे शॉर्ट के रूप में या 1-2 मिनट के वीडियो के रूप में। 1-2 स्टेट को कवर कर देंगे ट्रिक के रूप में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम ट्रिक नहीं करवाएंगे। यहाँ पे ट्रिक करवाने का मतलब है क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जो हमारा कंटेंट, जितने ज़्यादा भी कंटेंट हम देख सकते हैं वो नहीं देख पाएंगे। इसका ट्रिक अभी ना देने का एक और उद्देश्य है, क्योंकि जब ट्रिक बनाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हो सकता है आप लोग जब पेट का पेपर दियो तो आप अपने ट्रिक्स बना के इन चीज़ों को पढ़ भी लियो और याद भी कर लियो, लेकिन हम क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो हम पूरा कंटेंट कवर करेंगे। तो उन लोगों को जिनका ये टॉपिक पहले से ही तैयार है, जिन्होंने रट लिया है, ठीक है, वो तो मान लीजिए बहुत अच्छी बात है, आपने पहले से रट रखा है तो कोई बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हम ट्रिक वाली क्लास को अलग से बना देंगे, 1-1 2-2 3-3 मिनट करके स्टेट वाइज, ठीक है। उससे क्या होगा कि जिनको देखना है, जिनका नहीं तैयार वो पढ़ लेंगे, जिनका तैयार है उनका टाइम नहीं वेस्ट होगा। और हाँ, बिल्कुल टाइम तो अब आपको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि पेपर है, और एकदम मोटिवेटेड होकर एकदम पढ़ाई करिए, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो आपका आप समय बचा है, हम आपके लिए बता रहे हैं आपका पूरा मार्च और अप्रैल 60 दिन मान के चलिए, लेकिन 60 दिन में आपकी पढ़ाई जो होगी, बहुत मेहनत करेंगे तो 50 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। 8-10 दिन आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अभी होली आ रही है, लेकिन होली के मनाने में इतना झूमिएगा मत। ईश्वर की अनुकंपा रहेगी, भगवान जी की कृपा रहेगी तो आप सब लोगों की अगली होली आप लेखपाल बन करके मनाएंगे। तो ठीक है, लेखपाल बन के जो होली मनाने में आनंद आएगा वो इस बार की होली बनाने में आनंद नहीं आएगा। होली मनाइए, फैमिली वालों के साथ एंजॉय करिए। पढ़ाई के चक्कर में इतना भी ज़्यादा त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में इस बार की होली मनाइए। दिमाग में ये रख के चलिए कि चलिए होली तो ऐसे बीत रही है, लेकिन दीपावली में हम सिलेक्शन लेके मनाएंगे और इतना पटाखा फोड़ेंगे कि इस बार हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, एक बार भूल जाना चाहिए जिस साल नौकरी लगनी चाहिए।
तो दीपावली हो सकता है आप लोगों की बहुत अच्छी हो, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका सिलेक्शन इसी बार हो। अब आपकी बार है तो हार है तो पार की आपकी लड़ाई होने वाली है। जिन साथियों का लेखपाल में शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए, ठीक है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, एक वीडियो हम बना देंगे आप लोगों के लिए कि किन दिशा में हमें जाना है। और जो मोटी बात यह है कि एक भी दिन आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सुनामी आ जाएगी, लेकिन हमें ऐसा एक भी दिन अब नहीं होना चाहिए जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि लास्ट का जो हफ्ता होगा आपके लिए, जिस हफ्ते में पेपर होगा ना, वो पूरा हफ्ता बर्बाद हो जाता है, पढ़ नहीं पाओगे आप। पढ़ केवल वही पाएगा जिसका नोट्स होगा, और जिसने उन नोट्स को कई बार पढ़ा होगा वो रिवीजन कर सकता है। बाकी लास्ट टाइम में इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि आपकी पढ़ाई नहीं होती लास्ट के 3-4 दिनों में। तो अभी से, क्योंकि लास्ट की 3-4 दिन में पढ़ाई नहीं होनी है, तो अभी हमें नहीं बर्बाद करना है। आज से ही बेल इतना आप स्टडी प्लान बना लीजिए कि इतने इतने टॉपिक्स को इतने दिन में कवर करना है, इस दिन हमें क्या देना है, इस दिन टेस्ट देना है, इस दिन ये चीज़ें करनी है, ठीक है। इन सब की चर्चा हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। वो तो पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी देर हो गया था, तो सोचे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो देखिए, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या प्रमुख है। यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क है, आपका बंदीपुर है, अंसी है, कुद्रेमुख है और बनेरघट्टा है। इतने को आपको याद रखना है, जितना लिस्ट में लिखा है सबको रट डालना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड में बेतला है, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। जितना यहाँ पे लिखा है सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आपकी कांगेर घाटी है, इंद्रावती है, गुरु घासीदास है। उत्तराखंड में राजा जी हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है, नंदा देवी है, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है। इतनी चीज़ें आपके उत्तराखंड में है। ओडिशा में क्या है, ओडिशा में आपका शिमलीपाल है, भीतरकनिका है, उषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य है। जम्मू कश्मीर में आपके शलीमली है, दच्चीगाम है और किश्तवाड़ है। ये 3 आपको जम्मू कश्मीर में याद रखने हैं। आराम से याद हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ट्रिक हम बना देंगे इन सबकी स्टेट वाइज। हिमाचल प्रदेश में आपकी पिन वैली है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। अब जैसे ये आपको तो याद ही होगा कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके बांधवगढ़ वन विहार है, कान्हा है, माधव है, संजय नेशनल पार्क है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है। इतनी चीज़ें आपके मध्य प्रदेश में हैं। उसके बाद राजस्थान में है केवला देवी, आपका मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स हैं, ये आपके राजस्थान में है। मेघालय में नौकरेक है और बालपक्रम, 2 आपको याद रखने हैं मेघालय से। और उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश से भी आपको 2 याद रखना है, पाखुई और नामदफा। नामदफा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट है, उसमें सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है आपका नामदफा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि नामदफा पूर्वी हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। पेपर में आपसे पूछेगा कि पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे कि वो है नामदफा। तो अरुणाचल प्रदेश से आपको पाखुई और नामदफा याद रखना है। केरल में जो है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है, इसको कर लीजिएगा कि एराविकुलम, एराविकुलम जो आपका है केरल में है, सही कर लीजिएगा। पेरियर और साइलेंट वैली, ये आपके कहाँ पे है, केरल में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल से आपको बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। क्या याद रखना है, बुक्सा नेशनल पार्क आपको पश्चिम बंगाल से याद रखना है। और उसके बाद अगर बोला जाए, बुक्सा नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल से हो गया। असम में मानस याद रखना है, काजीरंगा याद रखना है, डिब्रू सिखोवा याद रखना है, ओरंग याद रखना है और नामेरी याद रखना है। ये इतने असम से याद रखने हैं। गुजरात से एक याद रखिएगा, गिर, ठीक है। अब रात में आप लोग कहीं जाओगे तो पॉसिबिलिटी है, गड्ढे रहेंगे तो आप गिर जाओगे, तो गुजरात से गिर याद रखना है। आंध्र प्रदेश से पापीकोंडा याद रखना है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, पापीकोंडा याद रखना है। महाराष्ट्र में आपको गुंगामल, चंदौली, नवेगांव, पेच, संजय गांधी। चंदौली याद रखना है कि ये महाराष्ट्र में है आपके, ठीक है। नागालैंड में इनटांकी याद रखना है, इतंकी या फिर इंताकी इसको बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं इनटांकी भी लिखा रहता है और कहीं कहीं इंतानकी भी लिखा रहता है। तो ये आपको याद रखने हैं। इसको आपको एराविकुलम कर लेना है, कर लीजिएगा आप लोग एराविकुलम। उसके बाद इसको मिटा देना है और इसको वी कर लेना है। नागालैंड को हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आप देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में आपको 2 याद रखना है, सिरोही और केबुल लामजाओ। सिरोही और केबुल लामजाओ पूछा जाए आपसे कहाँ है, तो कहाँ है सिरोही और केबुल लामजाओ, आपके मणिपुर में। उसके बाद तमिलनाडु में याद रखना है आपको कौन कौन से, इसको जो ये है गुइंदी, इसका नाम है गुइंदी, गुइंदी आपका है तमिलनाडु में। और मन्नार की खाड़ी है, गुइंदी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गई, इंदिरा गांधी हो गया, ठीक है। और मधुमलाई और मुकुर्थी, ये आपके तमिलनाडु में है। गोवा में है मोल्लेम है और बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2 आपके गोवा में है। हरियाणा से आपको कलेसर और सुल्तानपुर, ये पक्षी अभ्यारण्य है, इसको याद रखना है। लद्दाख में हेमिस है,
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए तो हेमिस याद रखना है, जो कि आपके लद्दाख में है। मिजोरम में फवांगपुई है। फवांगपुई के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। फवांगपुई और मुरलेन दो आपके मिजोरम में है। अंडमान निकोबार से एक आपको याद रखना है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। असम से गर्म पानी और तेलंगाना से पाखल और असम से गर्म पानी। नोट्स आपको दे दिया जाएगा, तो बाकी पूरे वन्यजीव अभ्यारण्यों को हमने करवा दिया है। ये इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य और आपके राष्ट्रीय उद्यान है जिनकी लिस्ट हमने बहुत बेहतरीन, ये इतनी अच्छी लिस्ट है, इसकी उतनी मेहनत से हमने तैयार किया है, ठीक है। PYQs इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में PYQs और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है उनको हमने यहाँ पे कवर किया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी ये जो आप अगर हमसे कंटेंट ले रहे हो तो पहले इतने को आप याद कर लीजिएगा, रट डालिएगा, उसके बाद कहीं और भटकिएगा, और भटकने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आएगा 99%, ठीक है। ये लिस्ट आपको तैयार कर लेना है। और हाँ, जिनको पहले से ही याद है उनके लिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं याद है हम ये छोटे छोटे 3-4 रोज एक क्लास बना दिया करेंगे, जिसमें 2-3-4 स्टेट को शामिल कर लेंगे ट्रिक के रूप में। ट्रिक यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि ट्रिक बताएंगे समझाएंगे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और उन साथियों के लिए दिक्कत होगी जिनका ये टॉपिक तैयार है। तो जिनका तैयार है उनका टाइम ना वेस्ट हो, जिनका नहीं तैयार है वो अलग से वीडियो देख लेंगे। तो इसीलिए दोनों चीज़ों को हमने अलग कर दिया। अब आगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हमने इतनी मेहनत, ये क्लास आपके आने पता है क्यों देर होगी, क्योंकि इसकी जो कंटेंट क्वालिटी आप देखिएगा कहीं मिल ही नहीं सकता आपको इतना बेहतरीन कंटेंट। मतलब हर एक चीज़ को हमने अलग अलग करके लिख दिया है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है, क्या नहीं आया है, कितनी चीज़ें याद करनी है। जैसे अब आपको अगर सारे नेशनल पार्क, सारे वन्यजीव अभ्यारण्य न तो अगर हम दे दें लिस्ट बहुत बड़ी सी, आप याद भी नहीं कर पाओगे, तो केवल वही हम दिए हैं जितना आप याद कर सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूछता है कि जैसे आपका दे दिया गया, उस नेशनल पार्क का दे दिया गया, वन्यजीव अभ्यारण्य दे दिया गया, या किसी एरिया का नाम दे दिया गया, पूछता है कि यहाँ पे किस पशु को, मुख्य संरक्षित पशु उस एरिया का कौन सा है, उस नेशनल पार्क में या फिर उस वन्यजीव अभ्यारण्य में किस जीव पर मुख्यतः फोकस किया है। तो हमने नेशनल पार्क के यहाँ नाम लिख दिया और पशुओं के नाम लिख दिया, जैसे सरिस्का, रणथंभौर, बंदीपुर, दुधवा, सुंदरबन, यहाँ पे बाघ। अब देखिए यहाँ पे और भी पशुओं को और भी आपके पशुओं को संरक्षण दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है हमारे क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, क्वेश्चन जहाँ तक फोकस करके कहाँ पे पूछा जाता है, किन जंतु पे, तो वो हमने शामिल किया है। तो आपको यही याद रखना है। और यहाँ पे भी लिखा है कि मेन प्रोटेक्टेड एनिमल कौन सा है, ठीक है। काजीरंगा में आपका गेंडा, सरिस्का, रणथंभौर, बंदीपुर, दुधवा और सुंदरबन, इसमें बाघ है, रट डालिएगा। काजीरंगा में गेंडा है, कान्हा में क्या है, बारहसिंघा पे, ठीक है। गिर में आपका शेर, ये जो एशियाटिक बब्बर शेर, वो गिर में प्रोटेक्टेड है। पेरियार, राजाजी, मानस, सिमलीपाल, ये हाथियों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट में जो मुख्य संरक्षित पशु है वो बाघ है। केवला देवी घाना जो है ये एक विशेष प्रकार के पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है केवला देवी घाना में। दचीगाम में आपके हंगुल हिरण, ठीक है, ये यहाँ का मेन प्रोटेक्टेड एनिमल है। भीतरकनिका में जो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर, ये आपके भीतरकनिका का मेन संरक्षित पशु है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब आप लोग बताइएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN स्टेटस क्या है। हमने लास्ट क्लास में जब IUCN पे डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बताया था, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा कमेंट किया करिए जो क्वेश्चन हम पूछा करें। एराविकुलम, ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे नीलगिरी तहर का संरक्षण है, मेन जो प्रोटेक्टेड पशु है वो नीलगिरी तहर है। कच्छ के जंगली गधा अभ्यारण्य, अब जंगली कच्छ इसका नाम ही है कच्छ, यहाँ पे जंगली गधाओं को जो है मेन संरक्षण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे हिमालयी कस्तूरी मृग, ठीक है, हिमालयी कस्तूरी मृग। तो अब इनको याद रखने है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। हम इनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की है, जैसे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है ना, वैसे इस कंटेंट की शॉर्ट लिस्टिंग हम बहुत मेहनत से किए हैं, ठीक है। तो इसका रट डालिएगा कि मेन संरक्षित पशु कौन सा है, कहाँ पे बाघ है, कहाँ पे गेंडा है, कहाँ पे बारहसिंघा है, और इतना ही जितना हमने लिखा है इतना याद रखना है। 3-4 बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा कि दचीगाम में हंगुल हिरण है, केवला देवी में पक्षियों पे है फोकस, जिम कार्बेट में बाघ है, एराविकुलम में नीलगिरी तहर है, ठीक है, जंगली गधा है आपका, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हिमालयी कस्तूरी मृग है। तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है पूरा। अब देखिए, अब हम स्थापना वर्ष कुछ लिख के लाएं, शॉर्ट लिस्ट करके लाएं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी नेशनल पार्क, जितने भी अभ्यारण्य, सबका आप स्थापना वर्ष नहीं याद कर पाओगे। याद क्या करना है, जितना आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम यहाँ पे लिखे हैं। जिम कार्बेट आपको याद रखना है 1936 में, कान्हा याद रखना है 1955 में, दुधवा याद रखना है 1977 में, राजाजी और नामदफा याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, काजीरंगा याद कर लेना है 1974 में, साइलेंट वैली 1984 में, कतरनिया घाट आपका जो है, कतरनिया घाट, ये जो राय यहाँ पे लिखा है ये ऐसे हो, कतरनिया घाट याद रखना है आपको 1976 में, ठीक है।
उसके बाद किशनपुर जो है आपको याद रखना है 1972 में, ठीक है। नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको इन सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा रट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जिम कार्बेट, कान्हा, दुधवा, राजाजी, नामदफा, काजीरंगा, साइलेंट वैली, कतरनिया घाट, 2-3 बार पढ़ेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब इस चैप्टर से जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है हमारा पॉइंट, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि भारत का प्रथम डॉल्फिन जो वेधशाला है वो कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, यानी कि भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। इसका नाम क्या है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला और मुख्य समुद्री उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का फर्स्ट और मुख्य समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये आपके गुजरात के कच्छ में है। ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ में है। 2 पॉइंट यहाँ से याद रखते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो साइबेरियन क्रेन होते हैं, साइबेरियन सारस होते हैं, ये सर्दियों के मौसम के दौरान कहाँ पे प्रवास करते हैं, यानी कि ये बाहर से आते हैं इंडिया में, और इंडिया के किस क्षेत्र में ये आकर के रहते हैं, तो उसका नाम है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में साइबेरियन सारस प्रवास करते हैं। और याद रखना है कि ये उनके निवास के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थल है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया में साइबेरियन सारस के लिए निवास के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थल क्या है, 4 नेशनल पार्क का नाम दे देगा, आप बताइएगा। तो याद रखना है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, आपके राजस्थान में है, ठीक है। और केवला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। अब अगला देखिए, अब एक है हमारा जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। और इसके बारे में ये पॉइंट याद रखना है कि जो लोकटक झील है ना वो इसी नेशनल पार्क में है। और यहाँ पे एक फुंडी पाई जाती है। फुंडी क्या होता है ना, ये एक पौधे, मतलब पौधे ऐसे याद रखिए, पौधे, कीचड़, मिट्टी, एक हिसाब से एक तैरते हुए द्वीप होते हैं। ये क्या है, ये एक तैरता द्वीप होता है। इस झील में पाया जाने वाला छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे तैरते द्वीप होते हैं। फुंडी के बारे में बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये फ्लोटिंग बायोमास, बायोमास का मतलब है कि मतलब ये जो पौधे वौधे होते हैं ना, जैसे आपके घर में चटाई होती होगी पतली सी चटाई ना, तो ये जो फुंडी है ना, ये समझिए एक पतली सी चटाई है जो कि इस झील में से तैरती रहती है। तो आप बोलोगे चटाई कैसे तैर रही है, चटाई तो कुछ देर में भीग जाएगी। तो चटाई यहाँ पे ला के कौन छोड़ा उसकी चटाई यहाँ पे तैर रही है, तो ये प्राकृतिक चटाई होती है। ये क्या होती है, ये प्राकृतिक चटाई होती है। अब कहेंगे प्राकृतिक चटाई कहाँ से बन गई, तो जैसे मिट्टी है, वहाँ उस क्षेत्र में कुछ पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं और अन्य कार्बनिक पदार्थों से मिलके ये एक समझिए प्राकृतिक चटाई नुमा ये बन जाती है, ठीक है। और ये जो है अब चटाई है क्योंकि मिट्टी, वनस्पति और कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग बायोमास बोला जाता है। और ये इस झील में से तैरते रहते हैं, जिसको फुमडी बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि जो फुमडी नामक स्ट्रक्चर है वो किससे संबंधित है, तो लोकटक झील से संबंधित है। लोकटक झील है कहाँ, तो मणिपुर में है। मणिपुर में स्पेसिफिक जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका है उसमें आपकी लोकटक झील है। अब आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन है। उसमें पूछा था कि फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस कटिबंध में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में। कहाँ पे, शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में आपकी जो फूलों की घाटी है वो ये नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है। तो ये पूछेगा किस कटिबंध में है, तो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब उसके बाद आपके एक पॉइंट याद रखना है कि आपका भारत का पहला पूछा गया कि वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने अपना शुभंकर जारी किया, जिसने अपना शुभंकर पेश किया। भारत का पहला कौन सा नेशनल या टाइगर रिजर्व है जिसने अपना पहला शुभंकर पेश किया, तो उसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना जिसने कि अपना शुभंकर जारी किया। और इसका शुभंकर क्या है, भूरासिंघा द बारासिंघा, सॉरी इसका नाम है भूर सिंह, जो कि एक बारासिंघा है। तो मस्कट का क्या नाम है, भूर सिंह द बारासिंघा। गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कैसे है ये मस्कट, ठीक है। वैसे उतना आपको याद नहीं रखना है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बना। अगर आपसे राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व कुछ भी पूछे, कान्हा उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व पूछे कि वो कौन सा है जिसने कि अपना मस्कट यानी कि अपना शुभंकर पेश किया, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या फिर भारत का पहला टाइगर रिजर्व आपका कान्हा बना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बना जिसने कि अपना शुभंकर पेश किया। और इसके शुभंकर का क्या नाम है, भूर सिंह द बारासिंघा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कैप्टिव नस्ल के जो विशालकाय कछुए होते हैं
कैप्टिव नस्ल के विशालकाय कछुओं को संरक्षण कहाँ पे दिया गया है? तो जो आपका इंटाकी नेशनल पार्क है, ठीक है, इंटाकी नेशनल पार्क है, वही जिसको हमने बोला कि कहीं कहीं इंताकी भी लिखा रहता है, आपके नागालैंड में जो है इताकी नेशनल पार्क, वहीं पे कैप्टिव नस्ल के विशालकाय कछुओं को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए यहाँ से। उसके बाद एक इसमें और एक पॉइंट है कि एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः प्राकृतिक रूप से भारत में कहाँ पे पाया जाता है? तो जो पश्चिम बंगाल और असम वाला एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता ही है कि यहाँ पे इनको संरक्षण भी दिया गया है। उसके बाद एक पॉइंट और है, जो आपका दिल्ली चिड़ियाघर है, यानी कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क का दर्जा इसको दिया गया है। दिल्ली चिड़ियाघर को नेशनल जूलॉजिकल पार्क का दर्जा इसको दिया गया है, ठीक है। और इसको जो है 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। धूपगढ़ चोटी, ऐसे ही आपको पता होगा कि धूपगढ़ चोटी कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। ये इतने पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए, इनको भी हमने करवा दिया है। ये समझिए 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जिनको आपको रट डालना है, यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमने स्थापना वर्ष और संरक्षित पशुओं को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा। ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से हमने तैयार किया गया है। फिर उसके बाद हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान की पूरी सूची दे दी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की पूरी सूची हमने दे दी। उसके पहले हमने समझ लिया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, सारी चीज़ों को हम समझते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर कितने नेशनल पार्क हैं, कितने जैवमंडल रिजर्व हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसमें याद क्या रखना है, हमने पूरा कंटेंट लिया है। ये पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये मार्च 2025 तक का जो हमें PIB से हमें आंकड़ा मिला है, अभी तक जो सरकारी आंकड़ा वो मार्च 2025 में आया है। अगर आप लोगों के हिसाब से इसके बाद भी कोई आंकड़ा जारी हुआ हो, सर गवर्नमेंट, ऐसे नहीं कि किसी न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो कि उसकी पर्सनल रिसर्च है, गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है वो हमारे हिसाब से अभी तक हाल ही में जारी हुआ आंकड़ा यही है। तो इसको आपको याद रखना है कि भारत में 576 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 18 जैवमंडल रिजर्व है। की संख्या याद रखनी है। नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 576। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। जैवमंडल रिजर्व कितने हैं? 18। इतने पॉइंट याद रखने हैं। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 11 हैं। उसके बाद याद रखना है आपको कि अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अंडमान निकोबार में 9 है, उसके बाद असम में 7 हैं और केरल में 6 हैं। तो ये 4 स्टेट का नाम याद रखना है। पूछ लेगा कि निम्न में से किन स्टेट में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अब डिपेंड करता है कि उसमें क्या दिया है। मध्य प्रदेश न दे तो अंडमान निकोबार आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शन में नहीं देगा तो असम हो जाएगा उत्तर। तो ये चारों संख्या सहित आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 11 है, अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है, असम में 7 नेशनल पार्क हैं और केरल में आपके टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। ये हुआ। अब आपसे पूछेगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वाधिक कहाँ है। क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य। ये तो नेशनल पार्क की बात हो गई, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो गई। अब आपसे पूछेगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका अंडमान निकोबार है वहीं पे सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। लगभग 96-97 यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार आपका जो क्या है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखना है आपको कि अगर स्टेट की बात की जाए तो जो आपका महाराष्ट्र है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो आपका महाराष्ट्र है यहाँ पे आपके कुल 49 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। यानी कि अगर आपका अंडमान निकोबार नहीं मिल रहा है तो अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र है तो उसका भी याद रखना है कि उसमें भी 49 है, ठीक है। अब क्योंकि हो सकता है आजकल ऐसे होता है कि पहला नहीं देता, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो नहीं देता, क्योंकि वो आपको 4-5 आपको 5 ऑप्शंस में बताना है। अब तो आपके यहाँ 5 ऑप्शंस आने लगे तो उन्हीं ऑप्शंस में आपको बताना है। तो पहला नहीं पूछता तो कभी कभी दूसरा दे देता है, ऑप्शन में पहला देगा ही नहीं। जिम कॉर्बेट के बारे में ये पॉइंट तो आप सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो जान लीजिए कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जिसका वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो आपसे पूछेगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिसका पुराना नाम पूछेगा क्या है, तो हैली नेशनल पार्क है। पूछेगा कि भारत में आपकी प्रथम गेंडा पुनर्वास योजना कहाँ पर चलाई गई, प्रथम गेंडा पुनर्वास योजना कहाँ पे चलाई गई, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका दुधवा है, आपका दुधवा नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, आपके यूपी में है। वहीं पे भारत की पहली गेंडा पुनर्वास परियोजना चलाई गई, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दुधवा के बारे में। उसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें, बढ़ते हैं,
तो येलोस्टोन नेशनल पार्क, हाँ ये आपको याद रखना है, येलोस्टोन नेशनल पार्क ये आपके इंडिया में नहीं है, ये आपके यूएसए में है, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो इसको भी हमने यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है और ये विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक गीजर है जिसका नाम है ओल्ड फैथफुल गीजर। तो आपसे पूछेगा कि ओल्ड फैथफुल गीजर कहाँ स्थित है, तो वो भी आपके यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। उसके बाद हुलॉक गिब्बन का अगर प्राकृतिक आवास पूछा जाए तो आपके पूर्वोत्तर भारत, बेसिकली जो असम का एरिया है वहाँ पे हुलॉक गिब्बन जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें कुछ उद्यान और नदियों की, पहले हम ये देख लेते हैं। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट देख लिया। काजीरंगा प्रमुख निवास है, गेंडा, हाथी और बाघ, 3 जानवरों का, गेंडा, हाथी और बाघ काजीरंगा मुख्य निवास है। उसके बाद एक और याद रखना है, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके इंडिया में ये भी नहीं है, आपके नेपाल में। ये 3 पॉइंट्स यहाँ से भी याद रखने हैं, इसको तो हम देख ही चुके हैं, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें कुछ नेशनल पार्क, या यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, पूछता है कि इस नेशनल पार्क में, ठीक है, कौन सी नदी प्रभावित होती है, या फिर ये नेशनल पार्क है क्या वहाँ से किसी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, या किसी नेशनल पार्क के बीचों बीच से कोई नदी होकर गुजरती हैं। तो यानी कि अगर कोई नेशनल पार्क के वन्य जीव अभ्यारण्य है, उस क्षेत्र से संबंधित कोई भी नदी है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या फिर आया हुआ है, हमने सम्मिलित किया है। केवल 3 या 4 हैं, आपको देख लेना है। जिम कॉर्बेट के बारे में याद रखना है कि रामगंगा और कोसी नदी से संबंधित है। काजीरंगा, ब्रह्मपुत्र और धनसिरी याद रखना है। साइलेंट वैली से क्वेश्चन पूछा जाए तो कुंती पूजा और गोविंद नेशनल पार्क, टोंस नदी। तो ये 4 नेशनल पार्क हैं और उनसे संबंधित नदियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपकी क्लास होती है खत्म। अब आप बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया गया है, क्या इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं और उपलब्ध है? यदि नहीं उपलब्ध है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ जो भी लेखपाल परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, उनके साथ ये क्लासेस शेयर करिए, वो भी देखें, ठीक है, ताकि आपके साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहीं से पढ़िए, जहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाइए, बस कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। और अपने कंटेंट की तो हम गारंटी लेते हैं, गारंटी के साथ आप सब भी बता सकते हैं कि कंटेंट कैसा है। इसका जो है आज शाम में या कल तक हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब इस जो आपका ये वाला चैप्टर, यहाँ से कुछ चीज़ें और बची हैं, जैसे कुछ तितली अभ्यारण्य है, कुछ पक्षी अभ्यारण्य है, तो और कुछ अन्य टॉपिक्स हैं, जो कि एक क्लास अभी और आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसके बाद इस चैप्टर से जुड़ी हुई एक क्लास और आएगी, ठीक है, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम कवर करवा देंगे। और हाँ, ये जो सारी चीज़ें आपको आपने रट डालना है, ये पूरी चीज़ें आपको रट डालना है, कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि सब PYQs हैं और या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। इन सबको आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्या करना है, रट डालना है। और हमने बताया जो नेशनल पार्क है उसकी ट्रिक हम आपको दे देंगे। एक क्वेश्चन आप लोग और लिख लीजिएगा, याद आ गया है, उसको हमने शायद इसमें नहीं शामिल किया है। वो क्वेश्चन आपका है कि भूटान जो आपका देश है ना, भूटान हमारा पड़ोसी, बहुत ही मित्रवत व्यवहार रहता है जिसका हमारे साथ और उसका भी हमारे साथ। भूटान का जो टोटल एरिया है, लैंड एरिया है उस क्षेत्र का, उसके 30% से अधिक हिस्से पर नेशनल पार्क हैं। तो यानी कि आपको याद रखना है कि भूटान के कुल 30% से अधिक हिस्से पर राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है। उसका कुल हिस्सा जो है उसका 30% से प्लस हिस्सा राष्ट्रीय पार्कों के अंतर्गत आता है। भूटान के बारे में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास में फैक्ट ज़्यादा था, समझने वाली चीज़ें बहुत कम थी। समझने वाली केवल यही थी, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, जिनमें हमने बेहतरीन तरीके से आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों के बारे में डिफरेंस बता दिया गया है। और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया कि इसमें 3 जोन होते हैं, क्रोड जोन, बफर जोन, संक्रमण जोन, तीनों के बारे में क्या विशेषताएं हमने बता दिया गया। फिर आपको राष्ट्रीय उद्यानों को बताया, राष्ट्रीय उद्यान की पूरी लिस्ट हमने दे दी, स्टेट वाइज आपको रट डालना है। फिर हमने कुछ संरक्षित पशुओं के नाम बताया और वो किस नेशनल पार्क है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है, उसका नाम हमने दिया आपको। फिर हमने कुछ की स्थापना वर्ष बताया और कुछ अन्य वन लाइनर पॉइंट हमने देखा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। रेगुलर आपकी क्लासेस आती रहेंगी, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। जितने टाइम में हमने आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बोला है उतने टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 50% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 50% और बचा है, उसको भी बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे। जो मेन चीज़ें थी वो खत्म हो गई हैं। इसके बाद आपका जो है 1-2 क्लासेस और आएंगे, उसके बाद आपका जो पोल्यूशन वाला पार्ट, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण वाला है, ठीक है, उसको हम डिस्कशन करेंगे उन टॉपिक्स को। उसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट चर्चा करके क्लासें आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से फॉलो करते चलिए। अब ये नहीं है कि हम जितना पढ़ा रहे हैं आप बोलते चलिए, पीछे जो नोट्स दिए हैं उसको रिवीजन करते चलिए, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपका पूरा चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसीलिए हम
कभी क्लास नहीं आ रही है तो पीछे की चीज़ों को उसको रिवाइज किया करिए, ठीक है। रिवीजन आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो साथी रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो अपने सिलेक्शन से नज़दीक नहीं, सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, डेली नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपकी 8 घंटे की पढ़ाई व्यर्थ है, ठीक है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मिनिमम 50% से 40% टाइम अपने रिवीजन पे दीजिए, क्योंकि एक बार से पढ़ने से चीज़ें नहीं याद आ जाती। आप हमारी क्लास देख रहे हैं, मत देखिए। अगर आपको रिवीजन नहीं करना है तो हम कह रहे हैं मत देखिए, कुछ भी मत देख, पढ़िए ही मत, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको लगता है याद हो गया, 5 दिन बाद आप चीज़ों को भूल जाएंगे, 15 दिन बाद एकदम वो शून्य हो जाती हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि आप पढ़ें। और 1 महीने बाद उठा के देखते हैं तो जैसे लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। तो रिवीजन करते चलिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर यही नहीं, हर एक सब्जेक्ट को एक अपना शेड्यूल बना लीजिए, उस शेड्यूल के अंतर्गत रिवीजन करते चलिए, ठीक है। अगर पढ़ रहे हैं आज की क्लासेस को कल एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद एक, ठीक है। चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। बाकी आज की क्लास आपको देखने के लिए, आपने देखा हमारी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे नई क्लास, इस प्रकार की बेहतरीन नई क्लास में फिर से मिलते हैं। कोई भी सुझाव की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की आपकी, और अगर हो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा दीजिए आप सर, या फिर इस टॉपिक को करा दीजिए, तो उसको भी कमेंट में बताइए, ठीक है। कोशिश करेंगे, कंप्लीट करवा देंगे। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट में जॉब के साथ और इस समय आप अगर लेखपाल बन रहे हैं तो दिमाग में एक बात रखिएगा कि आपकी जॉब का जो नेचर है बहुत अनियमित है। आपको बहुत प्रकार के यहाँ पे टास्क दे दिए जाते हैं, कंप्लीट करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है आप सुबह 8 बजे निकल जा रहे हो, घर में रात में 8 बजे आ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे काम जब आता है ना, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है कि आप परेशान हो जाओगे। तो एक माइंड मैप एकदम मेकअप करके आइएगा कि दिमाग का अपने, कि हमें चल के बहुत मेहनत करनी है। अब जॉब, सरकारी जॉब जो है आसान नहीं है, प्रॉपर काम लिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे प्राइवेट सेक्टर नहीं होता कि आपको टारगेट दे दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ें इतने दिनों में करनी है, तो सेम अब आपका हो गया है गवर्नमेंट सेक्टर भी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आपके पास रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में उतने संसाधन भी नहीं होते, तब भी आपको समय से, आपकी जिम्मेदारी है संसाधनों को इकट्ठा करना, आपकी जिम्मेदारी है टास्कों को कंप्लीट करना, ठीक है। तो आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों का स्वागत है, लेकिन दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें किन परिस्थितियों से गुजरना है। पहले तो आप लोग सिलेक्शन लीजिए, आप लोग जल्दी से आइए, ठीक है। बाकी धन्यवाद। आज की क्लास में हमने बहुत डिस्कशन किया इधर उधर की चीज़ों का, उसके लिए भी आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।